कहानी की शुरुआत में हम एलियट और उसकी बेटी रेडली को देखते हैं, जो फ्लाइट से एलियट के बॉस ओडेल के घर से मिलने जा रहे थे। दरअसल ओडेल को लास्ट स्टेज कैंसर था, इसीलिए अब ओडेल एलियट को अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, क्योंकि एलियट कंपनी का सीनियर और काबिल वर्कर था। एलियट ओडेल से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन एरोप्लेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो काफी लेट हो गया। फ्लाइट से उतरते ही वो अपनी बेटी के साथ कार से ओडेल के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एलर्जी होने की वजह से उसे काफी छींक आ रही थी, इसीलिए वो रेडली को कार की खिड़की बंद करने के लिए कहता है। साथ ही रेडली को साथ आने के लिए थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि एलियट के बॉस ओडेल के लिए फैमिली काफी मायने रखती थी, इसीलिए वो देखना चाहते थे कि एलियट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से रहता है या नहीं। एलियट और रिडली आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से उनकी कार का टक्कर किसी जानवर से होता है, जिससे वो दोनों काफी डर गए और कार को रोक देते हैं। पीछे आकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलती से एक यूनिकॉर्न के बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया और रोड पर पड़ा दर्द से कहरा रहा था। यूनिकॉर्न को देखकर एलियट और रिडली पूरी तरह से हैरान हुए। अचानक से यूनिकॉर्न बेबी के सींग में अजीब सी रोशनी होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से रिडली खुद को उसे छूने से नहीं रोक पाती, लेकिन यूनिकॉर्न के सींग को छूते ही रिडली को अजीब तरह के विजन आने लगे और वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी। अगले ही पल रिडली को अपने डेड के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो वापस से होश में आ जाती है, लेकिन वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि उसके डेड बड़ी बेरहमी से यूनिकॉर्न बेबी को पीट पीट कर जान से मार रहे थे। एलियट कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि इससे वो काफी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। वो यूनिकॉर्न बेबी के डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। जल्दी एलियट रिडली के साथ अपने बॉस ओडेल के घर पहुंच गया, जहां पर उनकी मुलाकात ओडेल के बेटे शेफर्ड और वाइफ बेलिंडा से होती है। एलियट से मिलकर ओडेल पूछता है कि यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई या रास्ते में कुछ दिखा। इस पर एलियट नामे जवाब देता है और ओडेल से कहता है कि यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब रिडली को उसका कमरा दिखा दिया जाता है और जब रिडली वॉशरूम में अपने चेहरे पर लगे यूनिकॉर्न बेबी के ब्लड के छींटों को साफ कर रही होती है, तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि यूनिकॉर्न के ब्लड की वजह से अब उसके चेहरे के पिंपल पूरी तरीके से ठीक हो गए। वहीं दूसरी तरफ एलियट जब अपने बॉस ओडेल को अपने बिजनेस प्लान दिखा रहा होता है, तो आश्चर्यजनक रूप से चश्मे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और चश्मा हटाते ही उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। एलियट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने प्लान बताना जारी रखता है। अब एलियट जब अपने प्लान को अप्रूव करने के लिए ओडेल के सिग्नेचर लेने जाता है, तो साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो इस प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते थे और एलियट और उसकी फैमिली को समझाना चाहते थे। इसके बाद हम कार के अंदर यूनिकॉर्न बेबी को देखते हैं, जो अब वापस से जिंदा हो रहा था। रिडली को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो एलियट को बताती है, लेकिन एलियट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अपने बॉस से ये बात छिपाना चाहता है। अगले ही पल एलियट की कार के अंदर से तेज आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग एलियट के कार के पास आ जाते हैं और अगले ही पल कार को तोड़कर यूनिकॉर्न बेबी अपना सर बाहर निकाल लेता है। यूनिकॉर्न बेबी जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए ओडेल की गार्ड यूनिकॉर्न बेबी को शूट करके मार डालती है। यूनिकॉर्न बेबी को एलियट के बॉस ओडेल और उसके फैमिली मेंबर पहचान नहीं पा रहे थे, जिस पर रिडली उन्हें बताती है कि एक यूनिकॉर्न है। अब ओडेल को जब पता चलता है कि यूनिकॉर्न के ब्लड से बिना किसी साइड इफेक्ट के रिडली के पिंपल ठीक हो गए और एलियट के चश्मे हट गए, तो अपने कंपनी के पर्सनल डॉक्टर को यूनिकॉर्न के ऊपर रिसर्च करने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसे आशा थी कि शायद उसकी कैंसर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। रात में एलियट रिडली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने जब यूनिकॉर्न को छुआ तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं खुशकिस्मती से बीच में आ गया और तुम्हें बचा लिया। इस बार रिडली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत भी थी। इसके बाद रिडली एलियट को बताती है कि किस प्रकार यूनिकॉर्न उसे कुछ दिखा रहा था और मैं खुद को यूनिकॉर्न से जुड़ी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन उसके मरने के बाद उसे लगता है कि हमें वहाँ नहीं होना चाहिए था। इस पर एलियट रिडली को समझाता है कि तुम फालतू के यूनिकॉर्न पर ध्यान देना छोड़ो, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिडली एलियट की बात पर गुस्सा होकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। रिडली जब अपनी मॉम की पुरानी फोटो देख रही होती है, तो उसे यूनिकॉर्न की एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एलियट जब स्विमिंग पूल में नहाते हुए शेफर्ड के पास जाता है, तो शेफर्ड एलियट से पूछता है कि रिडली तुम्हें पसंद नहीं करती है ना। ये सुनकर एलियट को काफी अजीब लगता है और शेफर्ड से पूछने पर वो एलियट को बताता है कि मुझे ऐसा लगा।
अगले ही पल आसमान में अजीब सी रोशनी होना शुरू हो गई, जिससे डरकर शेफर्ड वहां से चला जाता है। रिसर्च से रिडली को पता चलता है कि प्राचीन कहानियों के अनुसार यूनिकॉर्न एक पलटवार करने वाला जानवर था, जिसे पकड़ना लगभग असंभव था और वो अजय था जब तक कि वो किसी विचित्र दिल वाली लड़की से मोहित नहीं हो जाते और विचित्र दिल वाली लड़की के गुणों से उन्हें वश में करके मार दिया जाता और महल में लाया जाता, जहाँ पर उसे वापस से जीवित किया जाता और कैद में रखा जाता। दुर्भाग्य से फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से लड़की और यूनिकॉर्न की कहानी के अधिकतर सबूत नष्ट हो गए और बाद में यूनिकॉर्न को एक क्रूर और निर्दयी जानवर के रूप में दिखाया गया। रात में रिडली को एक विजन आता है जिसमें वो जंगल में एक यूनिकॉर्न को दौड़ते हुए देख रही थी। अगले दिन ओडेल के बुलाए हुए डॉक्टर उसके घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद एलियट और रिडली का चेकअप किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि उन्हें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। डॉक्टर कंफर्म करके ओडेल को बताते हैं कि वो एक घोड़ा नहीं है बल्कि यूनिकॉर्न ही है। डॉक्टर यूनिकॉर्न की बॉडी और ब्लड को टेस्ट करके ओडेल और बाकी लोगों को यूनिकॉर्न की बॉडी की खूबियां और उसके पावर के बारे में बताने लगते हैं। डॉक्टर के पास यूनिकॉर्न के सिंग का छोटा सा हिस्सा पाउडर के फॉर्म में था और जब डॉक्टर बताता है कि वो कैंसर की अब तक की सभी दवाओं से असरदार साबित हो सकता है, तो ओडेल डॉक्टर को यूनिकॉर्न की सिंग से अपने लिए कैंसर की दवा बनाने के लिए कहता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगले दिन डॉक्टर यूनिकॉर्न के सिंग का और भी हिस्सा हासिल करते हैं और उससे एक खास प्रकार की दवा बनाकर ओडेल की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। रिडली यह सब देखकर काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो अकेली ही जंगल में चली जाती है। जंगल में एक अजीब से पेड़ के पास जाने के बाद रिडली को बड़े यूनिकॉर्न के तेजी से अपनी तरफ आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर गई और तेजी से वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूनिकॉर्न के ब्लड और सिंग से बने दवा की वजह से अब ओडेल अच्छा फील कर रहा था और उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। रिडली जब शेफर्ड के साथ होती है तो उसे अपने यूनिकॉर्न के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताती है। रिडली की बात सुनकर शेफर्ड रिडली की मदद के लिए अपना बड़ा सा प्रिंटर वहां मंगवा लेता है ताकि रिडली को यूनिकॉर्न के बारे में समझने में आसानी हो। अगले पल वहां पर ओडेल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि अब ओडेल बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर चल सकते थे और अब वो पूरी तरह से ठीक थे। डॉक्टर ओडेल की बॉडी का चेकअप करके बताते हैं कि अब उनकी बॉडी में कैंसर नहीं है, यानी कि यूनिकॉर्न से बनी दवा से ओडेल का कैंसर कुछ ही घंटों में ठीक हो गया था। ओडेल ये देखकर बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर को ठीक उसी प्रकार की दवा बनाने के लिए कहते हैं ताकि उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सके। इस पर डॉक्टर ओडेल को बताता है कि बिना यूनिकॉर्न के बॉडी पार्ट्स के दवा को नहीं बनाया जा सकता। ओडेल ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। इस पर बेलिंडा कहती है कि कोई बात नहीं, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, इससे हमें ही फायदा होगा। अब ओडेल और उसके साथी खुशी खुशी अपनी कैंसर की दवा की एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि एलियट भी ओडेल का बिजनेस पार्टनर था, इसीलिए वो भी उसका साथ दे रहा था और साथ ही आ रहे इतने सारे पैसे देकर पूरी तरह से हैरान और खुश था। अब रिडली इतिहास के कुछ पेंटिंग से लेकर अपने डेट के पास आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक